हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हादी हेयर। आई होप कि आप लोग बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक सलामत होंगे, सही सलामत होंगे। आज का लेक्चर जो है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी एंजाइम के चैप्टर से है, जहाँ पर टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम। तो ये टॉपिक शुरू करेंगे, थोड़ा सा लेंथी होगा, आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना होगा। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ क्लास नहीं है, बल्कि मेरा अपना बनाया हुआ सेटअप है और बाहर थोड़े बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर उनकी आवाज़ थोड़ी सी इंटरफेयर करे तो आपको जो है इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज बच्चे खेलते रहते हैं गली में और लेट देम प्ले, लेट देम एंजॉय। सो इस टॉपिक को पूरा का पूरा समझने के लिए हम एक लफ्ज़ देखते हैं, रेट। रेट क्या चीज़ है? रेट कहता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैटलाइज्ड इन इनर टाइम। रेट का लफ्ज़ हम अक्सर यूज़ करते हैं रफ्तार के लिए। टाइम के एतबार से कोई चीज़ कितना तेज़ चल रहा है, टाइम के एतबार से हम तो रेट बोलते हैं। अब आप देखिए एंजाइम, देखिए ये एक हमारे पास एक एंजाइम है E1 और ये देखिए ये 1 सेकेंड में 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज कर रहा है। यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम है, ये भी 1 सेकेंड में 500 मॉलिक्यूल्स को ये कैटलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका रफ्तार, टाइम दोनों का सेम है, इसका रफ्तार 100 और ये 500, तो इसका रेट ज़्यादा है और इसका रेट कम है। तो टाइम के एतबार से आप देख रहे हैं कि एक एंजाइम कितने मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज कर रहे हैं, दिस कॉल्ड इज रेट। अब जो एंजाइम हमारी बॉडी में काम करते हैं या किसी दूसरी जिंदा सेल के अंदर काम करते हैं, तो वो एंजाइम का भी तो कोई स्पीड तो होगा, वो स्लो होंगे या फास्ट होंगे। अब अगर वो फास्ट है या वो स्लो है, तो अक्सर स्टूडेंट ये देखना चाहते हैं कि एंजाइम का जो एक्शन है वो किन किन वजूहात की बिना पर स्पीड अप हो जाते हैं, मतलब उसका रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है, या उसका रेट कब स्लो हो जाता है, कम कैसे हो जाता है। तो वो फैक्टर्स आज हमने डिस्कस करने कि ये फैक्टर एंजाइम के काम को स्लो करते हैं, ये फैक्टर्स एंजाइम काम को ज़्यादा करते हैं। तो इस लेक्चर में आपको एक लफ्ज़ मिलेगा, डीनेचुरेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। और 4 चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम के साथ। टेम्परेचर और एंजाइम के बीच क्या रिलेशन है, उसके बाद पीएच और एंजाइम के बीच क्या रिलेशन है, उसके बाद एंजाइम की कंसंट्रेशन और फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये 4 चीज़ों से हम आज अपना टॉपिक को जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहला जो हमारे पास हेडिंग है वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम के रेट को। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, इज़ द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को समझाने के लिए हम आपके लिए कहेंगे कि एंजाइम का जो रेट है, रेट ऑफ एंजाइम ये बढ़ जाता है। ये निशान जो है ये इंक्रीज के लिए है, इंक्रीज हो जाएगा कब? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँ। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक किस्म का डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे रफ्तार भी बढ़ता जाएगा। रीजन क्या है इसका भाई? क्यों एंजाइम का रफ्तार बढ़ जाता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं? इसकी रीज़न है हमारे पास। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास सबस्ट्रेट है S और ये है एंजाइम। अगर आप सबस्ट्रेट को देखो या एंजाइम को देखो तो इन सब के अंदर जो है एटम्स है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मतलब एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, मोशन में है, मूवमेंट में होते हैं। अब फिजिक्स में हमने एक टर्म पढ़ा है कि अगर आप किसी चीज़ को हीट दोगे, हीट देने से क्या होगा, हीट देने से इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो वाइब्रेशन है, जो शोखी है, मतलब इसके लिए शोखी वाला लफ्ज़ मैं काफ़ी लाइक करता हूँ। हीट देने से ये मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा शोख हो जाएंगे कि उसकी शोखी की वजह से उनके आपस में रिएक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए रफ्तार बढ़ जाता है। हीट क्या करता है,
हीट, अच्छा ये फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है ना व्हाट एंड व्हाई हाउ ये ज़्यादा चीज़ें जो है उनसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ द काज, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो उसके लिए हीट देने से मॉलिक्यूलर मोशन जो है, मॉलिक्यूलर मोशन या एटॉमिक मोशन जो है, मॉलिक्यूलर मोशन ये बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मोशन के इंक्रीज होने को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, और उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन है, कोलिजन भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कोलिजन। जब मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन बढ़ जाएगा तो इनके बीच रिएक्शन के चांसेस भी तेज़ हो जाएगा, रिएक्शन भी स्पीड अप हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट कम टाइम में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जाके कैटालाइज हो जाएंगे। तो ये टेम्परेचर का असर है। और हमने ये भी देखा है कि एंजाइम के लिए हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा कि रेट डबल हो जाएगा, रेट डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यानी लेट सपोज एक एंजाइम है हमारे पास ई, ये जो एंजाइम है ये 1 सेकेंड में लेट सपोज 1 सेकेंड में ये 100 मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज करते हैं। तो अगर आपने लेट सपोज इस वक्त टेम्परेचर हमारे पास है, सपोजली टेम्परेचर हमारे पास है लेट सपोज 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर है। अगर मैं टेम्परेचर को मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दूं, यानी 5 में 10 और जमा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ये रफ्तार डबल हो जाएगा। यानी यही एंजाइम आपको 1 सेकेंड में 100 का डबल कितना होगा 200, 1 सेकेंड में ये 200 मॉलिक्यूल्स कैटालाइज करके देंगे। और अगर आप मज़ीद 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डबल बढ़ाओगे, यानी 15 में 10 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे, तो ये रेट और भी डबल हो जाएगा, 200 से 400 पे जाएगा। ये आप 100 के हिसाब से देखी जाए तो 200 के हिसाब से देखिए तो इट विल बिकम 400 एंड सो ऑन। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते ही जाएंगे तो रफ्तार बढ़ता जाएगा। ये पहला पॉइंट है टेम्परेचर के हवाले से। यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन अब तो शो स्टार्ट होने वाला है। असल बात तो अभी इसके बाद शुरू होने वाला है कि इसके बाद क्या होगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। देखिए, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करता रहा, आपने उसको एडअप करता रहा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मोशन है ये इतना सीवियर हो जाएगा कि उनके बीच बॉन्ड्स ही सारे के सारे टूट जाएंगे। ये जो चाहे वो एंजाइम के अंदर है या सबस्ट्रेट के अंदर है, या ख़ासकर जो एंजाइम की हम बात करते हैं, एंजाइम के अंदर चूँकि अमीनो एसिड्स है, एटम्स है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक मॉलिक्यूल की भी और दूसरे के दरमियान बॉन्ड्स है। देखो अगर आप इस तरह अगर हम देखें एक एंजाइम के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनके बीच बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन से बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो एंजाइम का शेप डिस्टर्ब हो जाएगा, एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा। जो हमने कहा था प्राइमरी सेकेंडरी, प्रोटीन के अंदर प्राइमरी शेप, ये एंजाइम को जो है इसका भी इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में थे, एंजाइम का शेप ही चेंज हो जाएगा। तो जब एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा, इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं डी नेचर। क्या यूज़ करते हैं? डी नेचर। अब ये देखो आपको डी नेचर का लफ्ज़ समझ आ गया। व्हाट इज मीन बाय डी नेचर? एंजाइम का के अंदर जो बॉन्ड्स हैं जिन्होंने एंजाइम को एक ख़ास शेप दिया हुआ है, उन बॉन्ड्स की वजह से इसका शेप मेंटेन है। अगर ये बॉन्ड्स टूट जाए तो एंजाइम का शेप डिस्टर्ब हो जाएगा, वो शेप नहीं रहेगा जैसे पहले था, और हम ऐसे एंजाइम को कहते हैं कि डी नेचर हुआ। याद रखिएगा, डी नेचर का लफ्ज़ प्रोटीन के लिए बोला जाता है कि भाई प्रोटीन डी नेचर हुआ, लेकिन आपका एंजाइम भी तो प्रोटीन है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम डी नेचर हो जाता है। सो यहाँ पर आप देखिए हीट को टेम्परेचर को ज़्यादा करने से, टेम्परेचर को ज़्यादा करने से मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा, कंटिन्यूटी कोलिजन बढ़ जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप ओवर हीट करोगे, ओवर हीट बहुत ज़्यादा हीट से, उससे क्या होगा? ओवर हीट से बॉन्ड्स टूट जाएंगे,
अच्छा, बॉन्ड के टूटने से क्या होगा? एंजाइम का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। एंजाइम का जब शेप चेंज हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इसको कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। सो एक तरफ आप देखें टेम्परेचर बढ़ाने से रफ्तार बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रफ्तार स्लो हो जाएगी, यानी आपके जीरो पर आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन है। रफ्तार बढ़ने की वजह क्या है? ये वजह है। स्लो होने की वजह क्या है? ये रीजन है। अब मैं आपको यही बातें एक ग्राफ में समझा दूंगा, तो कि जब आपको ये समझ आया तो ग्राफ आपको एडवांस में ही समझ आएगा। अब देखो मैं एक ग्राफ बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है और ये ग्राफ को समझना भी लाजमी है क्योंकि अक्सर बुक्स में मुझे ये ग्राफ मिला। इसमें अगर आप देखें ये हमारे पास ग्राफ है और यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है। यहाँ पर टेम्परेचर है लेट्स सपोज 5, 10 एंड इसको थोड़ा सा डबल करते हैं 10, 20, 30 लेट्स सपोज यहाँ पर आ रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन यहाँ पर आप आ जाओ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर आप आ जाए 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक्स एक्सिस पर हमारे पास टेम्परेचर लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पर जो है इसमें हमारे पास रेट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? रेट, रफ्तार वाई एक्सिस पर। ठीक है, जीरो सबसेट के मॉलिक्यूल्स 20, 200, 300, 400, 800 इस तरह से आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 20 कर दे, यहाँ पर आप 30 कर दे, यहाँ पर आप 50 कर दे, यहाँ पर 70 मीन्स यहाँ पर आपके पास 100 आएगा। तो वाई एक्सिस पर सबस्ट्रेट का रिएक्शन का रफ्तार लिखा हुआ है, रफ्तार, और यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है। अब आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कि पहले ये ग्राफ इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगा और उसके बाद ये वापस नीचे की तरफ आएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ये जो ग्राफ है शुरू में आप देख सकते हैं, शुरू में ये लाइन अब बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो लाइन जा रहा है ये हमें 2 पॉइंट्स बता रहा है। यानी एक तरफ चूंकि ये आप देख रहे हैं रफ्तार भी बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, ये जो लाइन है ग्राफ में इस तरह के लाइन को वाई एक्सिस के साथ भी पढ़ा जा सकता है, एक्स एक्सिस के साथ भी पढ़ा जा सकता है। अब आप देखिए कि ये चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा रहा है 20, 30, 50 एंड 100। ठीक है ना, ऊपर ये मतलब दो तरफ मोशन है। ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और साथ साथ राइट हैंड पे भी जा रहा है। तो राइट हैंड पे इसका मतलब ये है कि ये टाइम के साथ मूव कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये रेट भी इसका बढ़ा रहा है। ये लाइन हमेशा ये शो कर रहा है कि टाइम के साथ जो है इसका रेट बढ़ रहा है। अब आप देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रफ्तार जो है वो यहाँ पर मतलब 20 से ऊपर हो चुका है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने जब देखा तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखो ये इसका रफ्तार जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रफ्तार 50 हो गया है। अब ज़रा देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रफ्तार जो है वो 20 और 30 25 के आसपास आ रहा है, 25 रफ्तार है। लेकिन 30 डिग्री पर जो है ये 25 से डबल होकर के 50 पे चला गया। तो यहाँ पे देख रहे 20 और 30 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 का है। आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाया और रफ्तार आपका डबल हो गया। तो यहाँ तक हमें नज़र हो रहा है कि रफ्तार बढ़ रहा है। इस तरह होते होते अगर आप इस 37 को जाके देख ले तो 37 जो है वो यहाँ पर जाकर मैच कर रहा है। यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उसका रफ्तार इतना बहुत ज़्यादा हुआ होता है, वो 100 मॉलिक्यूल जाके एक टाइम के अंदर जो है वो कैटेलाइज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो हमें बताया जा रहा है, इस पॉइंट के बाद मजीद लाइन ऊपर नहीं जा रहा, इस पॉइंट के बाद मजीद रफ्तार बढ़ नहीं रहा। इस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या नाम दिया हुआ है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी
अगर ये डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो इसका डेफिनेशन क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम्स एक्टिविटी इज मैक्सिमम, एक्टिविटी इज मैक्सिमम। अब ये डेफिनेशन जो है ये आप कॉपी करोगे और बताओगे कि व्हाट इज दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी के केस में जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यहाँ पर एंजाइम बेस्ट से बेस्ट काम करते हैं। इसके अलावा अगर टेम्परेचर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो वो इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लेकिन आप याद रखिएगा कि जिस पॉइंट्स पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद मजीद मैक्सिमम नहीं होती, उस पॉइंट का नाम है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये जो पॉइंट है अगर आप इसको बिल्कुल नीचे गिराओगे, ये जिस नंबर पर गिरेगा उस नंबर का नाम है ऑप्टिमम टेम्परेचर। सही है। अब नीचे ला के देखिए, ये वापस लाइन अब आप देख रहे हैं, अब ये नीचे वापस आ रहा है। तो ये नीचे आ रहा है मतलब रफ्तार नीचे आने का मतलब ये है कि आप 100 से 50, 30, 20 की तरफ वापस नीचे आ रहा है। लाइन नीचे आ रहा है तो अब आप नंबर को नीचे जाके रीड करोगे तो इसका मतलब है कि रफ्तार कम हो रहा है। अब आप देख रहे हैं ये लाइन भी मूव कर रहा है, ये लाइन इस तरह से नहीं है, ये लाइन भी राइट हैंड पे मूव कर रहा है। तो राइट हैंड पे मूव कर रहा है यानी ये टेम्परेचर बढ़ाने से तब जब ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया तो इसका रफ्तार कम हुआ था और 45 के बाद बिल्कुल इसका रफ्तार बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? ये लाइन आपको ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर जो है डीनेचुरेशन हो चुका है। अब एंजाइम इसके काबिल नहीं है कि ये मजीद सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को जाके कैटालाइज करे। तो इसके साथ ही ये जो पहला पॉइंट था टेम्परेचर का इफेक्ट ये कवर हो गया। अगला जो पॉइंट है वो आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक पॉइंट्स थे डीनेचुरेशन वगैरह का और ऑप्टिमम लफ्ज़ का वो यहाँ पे आपके क्लियर हो गया। तो जो दूसरा है वो क्या है? वो है पीएच। तो पीएच को भी आज देखते हैं कि पीएच का क्या इफेक्ट होगा एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर, एंजाइम के एक्शन के ऊपर। सो सेकेंड जो है हमारे पास वो है पीएच। अब पीएच का एक अलग सा टॉपिक है, मतलब उसको समझाने के लिए कि पीएच क्या है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पीएच एक स्केल है जिस पर नंबर लिखे होते इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक नंबर लिखे होते हैं पीएच स्केल। ये जो स्केल है ये हमें ये बता रहा है कि कोई चीज़ तेजाबी है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 7 का जो नंबर है इसके इस तरफ लेफ्ट पे जितने भी नंबर है 1, 2, 3, 4 ये एसिडिक मीडियम शो कर रहा है। मतलब अगर किसी चीज़ का पीएच इसके दरमियान आ रहा है तो वो एसिडिक होगा। और अगर ये 7 के बाद जो आप देख रहे हैं 7 के बाद जो नंबर है ये आपको बताएगा बेसिक। जितना आप राइट हैंड पे जाओगे उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक बनता जाएगा। 14 इज़ द मैक्सिमम बेसिसिटी। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए जितना आप लेफ्ट पे जाओगे उतना ही वो स्ट्रांग एसिडिक हो जाता है। मतलब 6 थोड़ा सा एसिडिक है, 5 मोर एसिडिक है, 3 उससे भी ज़्यादा है, 2 उससे भी ज़्यादा। जितना पीएच कम होता जाता है वो मोर एसिडिक हो जाता है। बहरहाल आप इतना देख लें कि ये एक स्केल है जिस पर इतने 0, 1 से जो है 14 तक नंबर लिखे हुए होते हैं और उसमें 7 से पहले जो नंबर है वो एसिडिक मीडियम शो कर रहा है और 7 के बाद जो है वो बेसिक मीडियम है। जो 7 है वो न्यूट्रल को शो कर रहा है, न्यूट्रल। अब अक्सर चीज़ों का जो है अपना एक पीएच होता है। अक्सर अब हमारे बॉडी के अंदर भी सेल है, सेल के अंदर पीएच है। आपके सलाइवा, मुंह के अंदर जो सलाइवा है, जो थोक है, इसका अपना पीएच है। आपके आइज़ के अंदर जो टीयर है इसका भी, जो पानी है उसका अपना पीएच है। जो आंसू है उसका अपना पीएच है। ब्लड का अपना पीएच है। पीएच एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम केमिस्ट्री में एक दिन उसको अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। आज मैं पीएच को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है। सो बात करते हैं पीएच और एंजाइम की एक्टिविटी के बीच क्या रिलेशन है। एंजाइम बिल्कुल अपने एक्टिविटी के लिए पीएच का मोहताज है। हर एंजाइम एक ख़ास पीएच पे जाकर एक ज़बरदस्त किस्म का एक्शन शो करता है। अगर आपने वो पीएच कम कर दिया, चेंज कर दिया, ज़्यादा कर दिया
तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने अपने दूसरे चैनल में, जहाँ पर मैं मास्टर लेवल को पढ़ाता हूँ एडवांस बायोकेमिस्ट्री में, उस चैनल का नाम है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर आदि। वो मैं बार बार आपसे कहता भी हूँ कि आप वो चैनल में भी, वहाँ भी जाया करें, उधर भी आप वीडियोज़ देखा करें। तो उसमें आप देखोगे वहाँ पर मैंने देखा है कि प्रोटीन और पीएच के दरमियान, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से पीएच जो है वो किसी प्रोटीन के पर चार्ज लाता है, अमीनो एसिड पर चार्ज लाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों चार्ज लाता है। तो वो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो पीएच है, पीएच इफेक्ट करता है किस चीज़ को, अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स को। कैसे? पीएच से अगर किसी अमीनो एसिड पर पहले से कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो पीएच को चेंज करने से ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव हो सकता है या फिर ये न्यूट्रल हो सकता है। मतलब ये इतना बड़ा इशू काज करेगा अमीनो एसिड के साथ। एक अमीनो एसिड जो एक एंजाइम के अंदर है, लेट्स सपोज ये आपका एंजाइम है, दिस इज द एंजाइम, और इस एंजाइम के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनके बीच बॉन्ड हैं और मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स यहाँ पर है अमीनो एसिड के बीच, और उन्होंने मजमूई तौर पर एंजाइम को बड़ा अच्छा प्यारा सा शेप भी दिया हुआ है उन बॉन्ड्स की वजह से। अब ये बॉन्ड हो सकता है ये टूट जाए, क्योंकि अगर हम सपोज करें कि यहाँ पर अमीनो एसिड के ऊपर जो है कोई चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, आपने पीएच को चेंज कर दिया, पीएच को चेंज करने से ये चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए या हो सकता है ये न्यूट्रल हो जाए। तो एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड टूट भी सकता है, और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस प्रोसेस को डीनेचर कहा जाएगा। ये जो प्रोटीन है ये सारा का सारा डीनेचर हो जाएगा, इस पूरे एंजाइम का शेप भी चेंज हो जाएगा और ये डीनेचर हो जाएगा, ये काम नहीं कर सकेगा। सो पीएच का जो मेन इफेक्ट है एंजाइम के ऊपर वो क्या है कि पीएच जो है वो आयोनिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अब देखिए, जब तक एक एंजाइम का पीएच अपने ख़ास जगह पे फिक्स्ड है, एंजाइम बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। अगर आप देखें, एक एंजाइम है पेप्सिन, ये एक एग्जांपल है, ये आपके स्टमक के अंदर है। दूसरा एग्जांपल है सलाइवरी अमाइलेज, ये आपके सलाइवा के अंदर है। और तीसरा जो है वो है लाइपेज, अल्कलाइन फास्फेटेज भी आप उसको नाम दे सकते हैं। ये 3 एंजाइम है। अब देखो, पेप्सिन का जो एंजाइम है ये तकरीबन 2 के आसपास पीएच पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकता है। तो ये जो 2 का जो पीएच है, इसको आप कहाँ पे लाओगे? 2 पीएच जो है वो एसिडिक मीडियम है, यानी पेप्सिन तेजाबी मीडियम में ज़बरदस्त काम कर सकता है, और ये आपके स्टमक के अंदर है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो 2 का पीएच है इसको हम क्या नाम देंगे? ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर का लफ्ज़ सुना था, बिल्कुल इसी तरह ऑप्टिमम पीएच भी है। यानी इसका डेफिनेशन क्या होगा? वो पीएच जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे उसका नाम है ऑप्टिमम पीएच। अच्छा, अब अगर आप स्टमक से ऊपर आ जाओगे, आप मुंह के अंदर आ जाओगे, तो वहाँ पर जो सलाइवरी अमाइलेज है ये आपको 6-7 के आसपास जो है आपको एक्टिविटी देगा और मैक्सिमम एक्टिविटी आपको देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अराउंड न्यूट्रल पीएच पे जो है ये सही काम कर रहा है। इस तरह लिपेज जो है या अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम जो है वो अगर आप देखें वो 8-9 के अराउंड इस पीएच के आसपास जो है ये बड़े ज़बरदस्त जो तरीके से जो है अपना काम कर सकते हैं। तो ये पीएच जो है ये उनके लिए क्या होगा? उनके लिए ऑप्टिमम पीएच होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे एंजाइम एक ही पीएच पे काम नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट बॉडी पे डिफरेंट पार्ट्स में जो एंजाइम है उनके लिए एक खास पीएच है। कुछ एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम कर सकते हैं, कुछ बेसिक, कुछ न्यूट्रल मीडियम। अगर आपने वो पीएच चेंज कर दिया तो एंजाइम काम करना छोड़ देगा। यही वजह कि ब्लड का जो पीएच है, हमारे खून का जो पीएच है, वो उसको ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टेंट वो चेंज ना हो जाए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर वो चेंज हो गया तो इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ तक था आपका पीएच।
अब याद रखिएगा कि पी जिस तरह टेम्परेचर से एक एंजाइम डीनेचर हो सकता है, पीएच को चेंज करने से भी एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। इस तरह से इसका एक्शन भी स्लो हो जाएगा। तो अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो कॉपी पर ये सारा का सारा आइडिया अभी अभी आप कॉपी पर ड्रॉ करें, पेस्ट कर लें और इसको लिख लें। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर आ जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो फिर है एंजाइम की कंसंट्रेशन। एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन। अब इसके लिए मुझे एक डायग्राम लिखना होगा। सबसे पहले ये आपका थर्ड पॉइंट है, एंजाइम कंसंट्रेशन। मैं डायग्राम लिखूंगा और आप ही मुझे साथ साथ बताओगे। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट जो एस सबस्ट्रेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और इन सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो एक एंजाइम E1 और यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम है E2। मतलब हमारे पास दो एंजाइम है, ठीक है। टोटल हमारे पास दो एंजाइम है, सबस्ट्रेट 6 है और एंजाइम हमारे पास 2 है। तो देखिए, पहले टाइम का लेट्स सपोज पहला जो 1 मिनट है, फर्स्ट मिनट या पहला जो सेकंड है, फर्स्ट सेकंड है, उसमें क्या होगा कि एंजाइम 2 है। अगर आप इनको देखें तो ये जो पहला ये वाला सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट ये इसके साथ यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा और ये सबस्ट्रेट इसके साथ आके बाइंड हो जाएगा। तो पहले सेकंड में आपके कितने मॉलिक्यूल्स जाके कैटालाइज हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कितने? 2 मॉलिक्यूल्स। क्यों भाई, क्यों 2 मॉलिक्यूल्स? क्योंकि सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही को मौका मिला कि वो आकर एंजाइम के साथ अटैच हो जाए। तो रफ्तार क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2। ये अभी रफ्तार है। अब हम क्या करेंगे, हम एंजाइम के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। फिर क्या होता है, अगर आप एंजाइम के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, लेट्स सपोज 2 एंजाइम है, अगर आपने 3 एंजाइम कर दिए और ये आपने 4 एंजाइम कर दिए, लेट्स सपोज अगर आप 4 एंजाइम करो, फिर अब देखो, अब चेक करो, अब क्या होगा। अगर आप 4 एंजाइम करोगे, ठीक है, 4 एंजाइम लाने से यानी आपने एंजाइम की मिकदार को बढ़ा दिया, फिर क्या होगा कि ये 6 में से 1 2 3 4 सबस्ट्रेट जो है वो इनके साथ बाइंड हो जाएगा और 1 सेकेंड में हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स जो है कि वो कैटालाइज हो जाएंगे। तो रफ्तार अब क्या हुआ, पहले के निस्बत अब रफ्तार बढ़ गया। तो वाकई में एंजाइम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने से, अब हमें देखो, अब ये कंक्लूड करने जा रहे हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने से रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, रेट भी बढ़ जाता है। ये 2 लाइनें आपको सारा का सारा आइडिया देगा। चले, आपने ऐसा किया, आपने फिर क्या किया, आपने एंजाइम को थोड़ा और भी बढ़ा दिया, एंजाइम को आपने मज़ीद बढ़ा दिया, 4 से आपने इसको 6 कर दिया। तो पहले सेकंड में ये 6 के 6 मॉलिक्यूल सारे के सारे इनके उस पर एक्टिव साइट पर आ जाएंगे और अब हमारे पास रफ्तार और भी बढ़ जाएगा, 6 मॉलिक्यूल और भी बढ़ जाएंगे। ऐसा करते करते आपका क्या ख्याल है कि बस आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाए और आपका रफ्तार बढ़ता जाएगा? नहीं, एक लिमिट आएगा, एक स्टेज आएगा, उस स्टेज का नाम है सेचुरेशन। अब देखो, मैं इसको लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए, सेचुरेशन का मतलब क्या है कि जब तमाम के तमाम एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो जाएंगे, तब हम उसको क्या नाम देंगे, सेचुरेशन का नाम देंगे। अब आप देखिए, इस वक्त जितने भी एंजाइम हैं ये सेचुरेटेड भी हो चुके हैं और इसके अलावा आपका सबस्ट्रेट क्या है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, सबस्ट्रेट को आप छेड़ नहीं रहे हैं। अब अगर आप इसके बावजूद भी बड़े खुश है कि यार आप माशाल्लाह से सब एंजाइम को ज़्यादा करने से आपका रफ्तार बढ़ रहा है, तो आपकी खुशी भी यहाँ पर आके लिमिट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने मज़ीद एंजाइम को बढ़ाया, मज़ीद आपने एंजाइम को इंक्रीज़ कर दिया, तो उससे क्या होगा, अगर आपके सबस्ट्रेट अभी दोबारा से 6 सबस्ट्रेट है, एंजाइम आपके 8 है, तो क्या होगा, रफ्तार फिर भी 6 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल सबस्ट्रेट ही 6 मॉलिक्यूल्स है। तो भाई अगर आप 100 एंजाइम को भी लाओगे, 100 एंजाइम भी लाओगे, जब तक आपका सबस्ट्रेट 6 रहेगा तो रफ्तार मज़ीद नहीं बढ़ेगा, रफ्तार नहीं बढ़ेगा। हम कहते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने से रफ्तार बढ़ जाता है। कब तक? एक लिमिट तक। कौन सा लिमिट तक? जब आपके एंजाइम की तादाद सबस्ट्रेट के
इक्वल हो जाए उसके बाद मजीद एंजाइम को ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं, मजीद एंजाइम को ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये आपका तीसरा पॉइंट भी ख़त्म हो गया। चौथा पॉइंट भी इसी तरह से है और वो आपको और भी आसानी से समझ आएगा। वो जो पॉइंट है वो क्या है, वो है एंजाइम कंसंट्रेशन, सॉरी इस एंजाइम तो हो गया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर अब हम आ जाते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है भाई मिकदार, ठीक है, अमाउंट। अब देख आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, उससे क्या होगा, फर्ज करते हैं, अभी देखें फर्ज करते हैं, ये डायग्राम बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए काफ़ी है। अब देखें शुरू में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंजाइम हैं और हमारे पास सबस्ट्रेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सबस्ट्रेट है। आपने पहला टाइम दे दिया, 1 सेकेंड में जाके क्या होगा, 6 के 6 मॉलिक्यूल्स इनके साथ आके अटैच हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स आके वो आ जाएंगे और आपका रफ्तार 6 मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में हो जाएगा, फाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे, एंजाइम को नहीं छेड़ेंगे, एंजाइम की तादाद कांस्टेंट करेंगे। अगर आप देखो अभी 6 है, मैं थोड़ा सबस्ट्रेट बढ़ाता हूँ, मैं 7 कर लेता हूँ, अब सबस्ट्रेट 7 हो गए। अब क्या होगा, अभी भी जो 6 के 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, नेक्स्ट दोबारा आप तजर्बा करें, ले में दोबारा आपने फिर से सेटअप कर दिया, लेकिन दोबारा आपके पास 7 मॉलिक्यूल्स हैं और एंजाइम वही 8 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब ये 7 के 7 मॉलिक्यूल जो है ना वो यहाँ पर आकर एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक एंजाइम रहेगा और आपका रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगा, 7 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे पर सेकेंड में। तो रफ्तार बढ़ गया, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, आपने सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर दिया। अब आप देखते जाइए, आप खुश हो गए, आपने फिर से क्या कर दिया, आपने एक और सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, अपने सबस्ट्रेट को अब 8 कर दिया। अब क्या होगा, ये जो 8 के 8 सबस्ट्रेट है ये 8 एंजाइम के साथ आ जाएंगे और अब आपके 8 मॉलिक्यूल जो है वो 1 सेकेंड में कैटलाइज हो जाएंगे। तो रफ्तार बढ़ रहा है, लेकिन आपकी खुशी यहाँ पे फिर लिमिट कर जाएगी जब आप सबस्ट्रेट को अपने हद से ज़्यादा बढ़ाओगे। यानी आपने क्या किया, आपको पता चला कि भाई 8 तो थे, आपने 9 10 11 12 ये आपने मज़ीद बढ़ा दिया और आप देख रहे हैं कि अब क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होगा। अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे, एंजाइम की मिकदार वही रहेगी, तो आपका रफ्तार फिर भी 8 ही रहेगा। अगर आप इसको 100 सबस्ट्रेट कर दोगे ना, तभी भी 8 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपके तमाम के तमाम सबस्ट्रेट में से जितने भी है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर आ जाएंगे। मतलब यहाँ एक सबस्ट्रेट इधर आएगा, एक इधर आएगा, इधर 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 इधर, जितने एंजाइम अवेलेबल है उनका एक्टिव साइट एंजाइम, लेट्स सपोज 8 सबस्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 12 में से 8 सबस्ट्रेट है वो तो एंजाइम के साथ आ गए, रफ्तार आ जाएगा। लेकिन ये जो 4 सबस्ट्रेट है ये तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो इनके साथ क्या होगा, ये तो इनको तो वेट करना होगा जब तक ये एंजाइम फारिग हो जाएं। तो इसीलिए पहला जो सेकंड है उसमें रफ्तार वही रहेगा। बाद में तो एक अलग बात है कि वो साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन जो टाइम हमने फिक्स किया था उस टाइम के अंदर आपने देखा रफ्तार बिल्कुल मज़ीद चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, जिसमें तमाम के तमाम एंजाइम का एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ ऑक्यूपाई हो जाता है। यहाँ पर भी सबस्ट्रेट आया भाई, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी, यहाँ पर इतने भी एक्टिव साइट है उस पर सबस्ट्रेट आ चुका है, मज़ीद जगह है ही नहीं कि उधर सबस्ट्रेट अटैच हो जाए। इस कंडीशन को कहते हैं सेचुरेशन। तो आप अपने गुलाबी इंग्लिश में क्या लिखोगे इसके साथ कि व्हेन द एक्टिव साइट्स ऑफ ऑल द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट वी कॉल इट सेचुरेशन। तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लिमिट आएगा, लिमिट में क्या होगा, आपका सेचुरेशन हो जाएगा और सेचुरेशन पर रफ्तार क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रफ्तार क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब मज़ीद नहीं बढ़ेगा। तो इसके साथ ही ये लेंथी लेक्चर यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। आज हमने ये देखा कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर कौन कौन चीज़ें अफेक्ट करते हैं। पहला जो है टेम्परेचर को बढ़ाने से एंजाइम का रफ्तार बढ़ जाता है, बढ़ाने से बढ़ जाता है। लेकिन एक टाइम आएगा जिसमें आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे फिर रफ्तार कम हो जाएगा, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे फिर रफ्तार कम हो जाएगा। तो शुरू में डायरेक्ट रिलेशन है, बाद में इन्वर्स रिलेशन हो जाता है।
पीएच का हमने अलग बताया था कि पीएच एंजाइम के अंदर आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम के अंदर जो अमीनो एसिड है उनके अंदर बॉन्ड ब्रेकअप हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, वहाँ पर भी डीनेचुरेशन हो सकता है। फिर हमने देखा कि एंजाइम की कंसंट्रेशन से क्या होगा। अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रफ्तार तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप बढ़ाते जाओगे एक टाइम आएगा जिसमें मज़ीद बढ़ाने से एंजाइम का जो एक्शन है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कम नहीं होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, नो चेंज। इसी तरह जब आप सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन शुरू में बढ़ाते जाओगे तो एंजाइम का एक्शन बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब तमाम के तमाम एंजाइम का एक्टिव साइट है वो सब्सट्रेट के साथ ऑक्यूपाई हो जाएगा। फिर अगर आप सब्सट्रेट को बढ़ाओगे भी तो रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर फिर से आपका रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही सारा का सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अगर आ गया हो तो हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।